ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। कैसे हैं आप लोग? देखो, जितने भी बच्चे क्लास में आए हैं, सबसे पहले तो भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जो बच्चे कल नहीं आ पाए थे, मैं तो यही कहूंगा, पहले कल की क्लास देखो, उसके बाद आज की क्लास में बैठना। शुरुआत की 5 क्लासेस को मिस करने का कोई मतलब पैदा नहीं होता। आपको शुरुआत की नहीं, सभी क्लासेस को मिस आउट नहीं करना। एक भी क्लास ऐसा नहीं है कि आप एक क्लास छेक के दूसरी देख सके। मेरी कोई ऐसी क्लास नहीं होती है जो इंपॉर्टेंट ना हो। हर एक क्लास अपने आप में खास है, क्योंकि ये कोई आम क्लास नहीं है जिस क्लास में आपने अभी एंट्री ली है। नमस्ते भाई, जितने बच्चे आ चुके हैं, जैसे पलक है, मोहित है, आराध्या है, अमित है, अंशुल है, और भी काफी सारे बच्चे क्लास में आए हैं भाई। बहुत बढ़िया, कमेंट काफी तेजी से आप जा रहे हैं। काफी दिनों के बाद इस समय में इस प्रकार के कमेंट देखने को मिल रहे हैं। अक्सर लोग 1 बजे सो जाते हैं, लेकिन यहाँ 1 बजे लोग मेहनत करते हैं। क्या बात है, सल्यूट है ऐसे बच्चों को। अगर हम बात करें, ये आपका पॉलिटी के बारे में काफी कुछ मैंने कल आपको क्लियर किया था। आखिरकार पॉलिटी होती क्या, व्हाट इज पॉलिटी, आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। मैं इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, और भी बहुत सारी बातें मैंने इसके बारे में की। क्या कुछ आपके डाउट्स हो सकते हैं, वो सभी मैंने आपको कंप्लीट कराई। क्या आपका सिलेबस होगा, वो मैंने बताया। उसके बाद मैंने कल ही आपकी पॉलिटी को स्टार्ट कर दिया था। मैंने बताया कि पॉलिटी को समझने के लिए भारतीय संविधान को आपको समझना पड़ेगा। भारत संविधान को जब आप समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भारत संविधान के इतिहास को समझाने की जो दृष्टि है, वो मैंने आगे बढ़ाई थी। मैंने बताया था कि भारत संविधान को समझने के लिए भारत संविधान के इतिहास में जाना पड़ेगा। और भारतीय संविधान का इतिहास दबा हुआ है प्रशासन में। वो प्रशासन जो प्रशासन किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आखिरकार ऐसा क्या किया था उन्होंने अपने प्रशासन में? किया उन्होंने कुछ नहीं था मेरे भाई, हुआ था। उन्होंने किया नहीं था, हुआ था। और क्या हुआ था? बेसिकली जब प्रशासन हुआ था, तो भारत में बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जो लाए गए थे। और जब एक्ट आएगा तब प्रशासन चलेगा, और जब प्रशासन आएगा तब संविधान का निर्माण होगा। तो जो शुरुआती प्रशासन आपको वहां देखने को मिला, उस दौरान बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जो आए थे, और वही एक्ट आगे चल के धीरे धीरे संविधान का स्वरूप ले लेते हैं। तो वो सभी एक्ट पढ़ना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया, प्रशासन को चलाने के लिए अधिनियमों की आवश्यकता पड़ती है। अतः 1773 से 1947 के बीच में काफी सारे एक्ट आए हैं, और इन्हीं के आधार पर भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार हुई है। तो अब अगर मैं बात करूं, कुछ कंपनी एक्ट होते हैं और कुछ आपके क्राउन एक्ट होते हैं। क्राउन एक्टों को शाही अधिनियम भी बोला जाता है। अब यदि इसके अंदर मैं कंपनी एक्ट को समझाऊं, कौन कौन से एक्ट आपके कंपनी एक्ट कहलाते हैं, तो यहां पे हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहला जो एक्ट आपको कंपनी एक्ट कहलाता है, वो कहलाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आपको देखने को मिलेगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको देखने को मिलेगा। और रेगुलेटिंग, इसके बाद 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट। 1784 पिट्स इंडिया। पिट्स इंडिया। पिट्स इंडिया अधिनियम, इसका मतलब पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद 1784 के बाद 1786। 1786 संशोधनात्मक अधिनियम। नात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम। अब ये जो संशोधनात्मक अधिनियम बेसिकली आप देखते हैं, संशोधनात्मक अधिनियम बेसिकली आप देखते हैं, इस चीज को समझिए। इसको भी सेटलमेंट एक्ट बोलते हैं। इसको भी आप सेटलमेंट एक्ट आप बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? सेटलमेंट एक्ट आप बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है 1793, 1813, 1833 और 1853। और ये चारों एक्ट कहलाते हैं आपके चार्टर अभिलेख। चार्टर एक्ट। चार्टर बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं चार्टर। हिंदी होती है इसकी राजलेख। हिंदी में बोलते हैं इसको राजलेख। हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको राजलेख बोला जाता है। राजलेख बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? राजलेख बोला जाता है। इसके अलावा जो क्राउन एक्ट है, इसके अलावा जो क्राउन एक्ट आपको देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो क्राउन एक्ट आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से एक्ट है? मतलब 1858 एक्ट,
इंडिया काउंसिल, इसको बोलते हैं इंडिया गवर्नमेंट एक्ट बोलते हैं 1858 को। इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। उसके बाद 1861 भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं, काउंसिल एक्ट। इंग्लिश वाले बच्चे लिखते रहेंगे इसको इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, इसको इंडिया काउंसिल एक्ट। उसके बाद 1892 इंडिया काउंसिल एक्ट। उसके बाद 1909 इंडिया काउंसिल एक्ट। उसके बाद 1919 इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। 1919 के जस्ट बाद आप नेक्स्ट स्टेप अगर लेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है 1935 एक्ट, भारत शासन अधिनियम। उसके बाद कुछ मिसलेनियस आपको देखने को मिलते हैं 1942, 1946 और 1947। 1947 इस बीच में बहुत सारे एक्ट और भी हैं जो छोटे छोटे होते हैं, मैंने लिखवाए नहीं है। तो बेसिकली मैंने क्या बताया कि कंपनी एक्ट कौन से होते हैं। कंपनी एक्ट वे सभी एक्ट होते हैं जो आपको 1773 से लेकर और 1858 57 के बीच में देखने को मिलते हैं। क्राउन एक्ट कौन से होते हैं, वे सभी एक्ट होते हैं जो 1858 से लेकर और 1947 के बीच में देखने को मिलते हैं। अब इस बीच में क्या हुआ ऐसा कि इन एक्टों का नाम बदल गया, और सब चीज आप धीरे धीरे जान पाएंगे। अति किसी की भी अच्छी नहीं होती, तो ज्यादा नहीं, धीरे धीरे समझिए। तेजी का काम शैतान का, और आप शैतान नहीं है, ठीक है। चलो, अगर नोट हो गया है ये चीज तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा पहले एक्ट के बारे में। सबसे पहले आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बताऊंगा। इसके अंदर क्या कुछ था, एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था, नहीं किया गया था, ठीक है, या फिर ये स्पेसिफिक कोई कार्य पूछा जाएगा, पूछेंगे किस एक्ट का कार्य है। इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं आपके। एक बार जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब इससे संबंधित सवाल जो है वो मैं आपसे पूछूंगा। और बताओ तो भाई क्या हाल है, मौज चल रही है? बेटे, मौज चलनी चाहिए यार जीवन में, जो बात है। यूं तो आपका सिलेक्शन मेरे नोट्स पढ़ने से हो जाएगा, लेकिन लाइव क्लास में इसलिए आता हूं ताकि आपसे मुलाकात हो जाए। आय हाय। अब बढ़िया है भाई, ठीक है, खतरनाक है। नमस्ते भाई, नमस्ते। जब नोट कर लो तो बता देना भैया। हुआ नोट? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए और लिखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको यहां देखने को मिलता है, एक्ट आपको यहां देखने को मिलता है, उस चीज को समझने का प्रयास करें। ये एक्ट किस लिए लेके आया गया था उसको समझो। ये एक्ट इसलिए लेके आया गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार अपना प्रशासन दिखा पाए, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार अपना आधिपत्य प्रदर्शित कर सके। इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना अधिकार प्रदर्शित करना चाहती थी, प्रदर्शित करना चाहती थी, करना चाहती थी। या फिर एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं
रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार ने पहली बार नियंत्रण किया, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था, ब्रिटिश सरकार का पहला कदम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था। ब्रिटिश सरकार का पहला कदम, ब्रिटिश सरकार का पहला कदम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था, एक एक्ट था। रेगुलेटिंग को इंग्लिश में रेगुलेटिंग ही कहते हैं, ठीक है, चलो इसको रेगुलेटिंग एक्ट ही कहते हैं। लेकिन माहौल क्या है कि हिंदी में इसको बोलते हैं विनियामक अधिनियम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विनियामक, विनियामक एक्ट बोलते हैं। अब जैसे एक बच्चा है, वो सोच रहा है कि सर का टेस्ट ले लिया जाए आते ही कहता है सर, सर एक टेस्ट है आपका, आप मुझे बताइए 1773 में इंग्लैंड का पीएम कौन था। क्योंकि सर आप तो ये बात, आपको तो ये बात पता नहीं होगी, लॉर्ड नॉर्थ था इंग्लैंड का पीएम। लेकिन अभी उसको जानने की जरूरत नहीं है, अभी हम वहां नहीं पहुंचे कि मैं आपको इंग्लैंड के पीएम का नाम बताऊं। धीरे धीरे कहानी शुरू होगी, तब आपको समझ में आएगा, एकदम से चीजें नहीं पढ़नी होती हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। अच्छा लगा वैसे मैंने अच्छा लगा मुझे कि आप मेरा टेस्ट ले रहे हो, बढ़िया लगा ठीक है सर, आपको कैसे बताया आपका टेस्ट ले रहा है, क्या पता इसका कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो। अगर जेन्युइन क्वेश्चन होता है वो 1 या 2 कमेंट के बाद रुक जाता है पर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा ये मत सोचना सर आहत हो गए किसी तरीके से, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नो दिस इज नॉट लाइक दैट। मुझे अच्छा लगता है इवन जब कोई क्वेश्चन बोल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग कि बच्चे के अंदर जानने की चाहत है, ठीक है। चलो तो माहौल को समझिए होता क्या है। आखिरकार ये रेगुलेटिंग एक्ट लेके क्यों आया गया, आखिरकार रेगुलेटिंग एक्ट के लाने के कारण क्या थे, रेगुलेटिंग एक्ट लाने के क्या कारण थे, लाने के क्या कारण थे, रेगुलेटिंग एक्ट लाने के क्या कारण थे, सबसे जरूरी बात ये। तो व्हाट आर द फॉलोइंग रीजन बिकॉज ऑफ विच द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 केम टू इंडिया। किन कारणों के कारण रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में लेके आया गया, वो चीज जरूरी है। तो उस चीज को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, अगले पेज पे समझाऊंगा। ये चीज नोट आप लोगों ने कर ली है तो अच्छी बात है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलो नोट कर ली, शाबाश, आगे बढ़िए। तो माहौल क्या है कि जब बताता हूं थोड़ा सा माहौल कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। 1757 में, या फिर आप ऐसे समझिए, पूरी टाइमलाइन समझाता हूं आपको। 1600 ईस्वी चल रही है लाइन, यहां रुकी, यहां है सर 1757 वर्ष है। इस वर्ष में होता क्या है वो मैं बताता हूं। हालांकि इसमें आप लिखना ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, भारत आगमन। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो यहां आने के लिए यह मोनोपोली लेटर लेती है। यहां आने के, भारत आने के लिए यह लिखना, भारत आने के लिए, भारत आने के लिए क्वीन एलिजाबेथ से, क्वीन एलिजाबेथ से, क्वीन एलिजाबेथ से, क्वीन एलिजाबेथ से, ठीक है, भारत आने के लिए क्वीन एलिजाबेथ से आज्ञा प्राप्त करता है, या फिर आप कह सकते हैं एक अधिकार पत्र प्राप्त किया था, एक अधिकार पत्र प्राप्त किया था, प्राप्त किया था। एक अधिकार पत्र कब प्राप्त किया था, 31 दिसंबर 1600। एक अधिकार पत्र को क्या बोलते हैं, मोनोपोली लेटर, मोनोपोली लेटर,
अब यहां होता क्या है कि 1757 तक यहां ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती है, व्यापार। लेकिन पहली बार 1757 में उसके मंसूबे बदल जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि अब मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि अब मैं किसी भी प्रकार से प्रशासन तो करूंगी ही करूंगी, मतलब अब मैं व्यापार तो कर ही रही हूं, व्यापार तो मैं कर ही रही हूं, लेकिन व्यापार के साथ साथ अब मैं यहां पर प्रशासन भी करूंगी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन भी करूंगी। व्यापार तो चल ही रहा है क्योंकि कंपनी आई है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, व्यापार तो करेगी ही। तो 1757 में होता है एक बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी को बोलते हैं प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। किस किस के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था? सर प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव जो किसकी तरफ से था? कंपनी की तरफ से था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, कंपनी की तरफ से था। वर्सेस, वर्सेस दूसरा आपको यहां कौन देखने को मिलेगा? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस हेक्टर मुनरो, सॉरी वर्सेस सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ये कौन है सर? बंगाल का नवाब है ये, उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था, बंगाल नवाब। इसके अंदर कौन जीतता है इस बैटल को? सर रॉबर्ट क्लाइव वॉन द बैटल, ही वॉन द बैटल, ही लॉस्ट द वॉर। कहानी यहां नहीं रुकती, इसके बाद बंगाल में क्या होता है? बंगाल में इनका जलवा शुरू हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में जलवा शुरू हो जाता है, लेकिन माहौल उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया, हल्का हल्का जलवा है अभी, ठीक है। उसके बाद होता है 1764, यहां होता है बक्सर की लड़ाई। यहां क्या होता है? बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध होता है। फिर ये किस किस के मध्य होता है बक्सर का युद्ध? बक्सर बैटल, बक्सर बैटल, बक्सर बैटल होता है तीन लोगों के बीच में। सबसे पहला मीर कासिम, दूसरा सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, मीर कासिम सुजाउद्दौला, और तीसरा व्यक्ति आपको कौन देखने को मिलता है? मीर कासिम या सुजाउद्दौला, और तीसरा व्यक्ति आपको कौन देखने को मिलता है? ठीक है, चलिए, दैट वाज शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। किससे बैटल लड़ते हैं सर? ये बैटल लड़ते हैं सर हेक्टर मुनरो से, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था, ये सेनापति था। अब ये तीन जो हैं, ये कौन कौन है सर? मीर कासिम सर बंगाल का नवाब है, बंगाल नवाब, बंगाल का नवाब है, नवाब। ये अवध का नवाब है, अवध का नवाब है, ठीक है, सुजाउद्दौला। और ये शाह आलम कौन है? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। अब होता क्या है इन द एंड? इन द एंड होता क्या है कि इसको भी कौन जीतता था? हेक्टर मुनरो वॉन द बैटल, हेक्टर मुनरो फिर जीत जाता है, ये तीनों फिर हार जाते हैं। इस युद्ध के पश्चात होती है 1765 की। इस युद्ध के बाद क्या होता है? इसके पश्चात, इस युद्ध के पश्चात क्या होता है? 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसके बाद होती है 1765 की इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद या प्रयागराज की संधि, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि 2 तारीखों में होती है, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। एक 12 अगस्त को होती है 1765, एक 16 अगस्त को होती है 1765। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे। कहां पढ़ोगे? मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे। यहां क्या पढ़ना है कि भाई युद्ध हुआ था, इतना ही पढ़ना है बस यहाँ पे कि हाँ भाई युद्ध हुआ है। लेकिन इलाहाबाद की संधि का प्रभाव क्या पड़ा? इलाहाबाद की संधि का प्रभाव क्या पड़ा सर? इलाहाबाद की संधि का प्रभाव ये पड़ा, इलाहाबाद की संधि का जो प्रभाव है वो ये पड़ा कि बंगाल में, कि बंगाल में ब्रिटिश या फिर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन शुरू हो गया। का प्रशासन का, व्यापार के साथ साथ प्रशासन शुरू हुआ, व्यापार के साथ साथ प्रशासन शुरू हुआ।
प्रशासन शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के साथ साथ प्रशासन शुरू हुआ। लेकिन अब यहां पे एक चीज है भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसका प्रभाव था सर? यह किसके अधीन काम कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के अधीन काम करती थी। ब्रिटिश के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यरत थी। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रशासन चला रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन मेन मालिक कौन है? मेन मालिक है सर जी ब्रिटिश सरकार। मेन मालिक है ब्रिटिश सरकार, लेकिन प्रशासन चला कौन रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। तो ये लॉजिकल कहानी है। ये लॉजिकल कहानी अगर आपको यहां तक समझ में आ गई तो फिर आप सब कुछ कर जाओगे। ठीक है, चलो। हालांकि इसमें हुआ गया था वो मैं नेक्स्ट पेज पे बता दूंगा। इस संधि में थोड़ा बहुत बता देता हूं कि देखो 12 अगस्त में किस किस के मध्य संधि हुई थी। 12 अगस्त में पहले हुई थी शाह आलम और हेक्टर मुनरो के मध्य, शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के मध्य हुई थी। उसके बाद 16 अगस्त को जो हुई थी वो शुजा उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव जो है इनका गवर्नर है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, याद रखना। ठीक है, अच्छा जब नोट हो जाए ये चीज बता देना। तो पहली बार बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के साथ साथ प्रशासन शुरू हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू admin in Bengal, as well as the trade was already going on। तो पहली बार ऐसा हुआ। ठीक है, समझ में आई बात? जी हाँ। तो लगभग 165 सालों के बाद, भारत में आने के 165 सालों के बाद इन्होंने पहली बार कोशिश की कि ये यहां पर व्यापार के साथ साथ प्रशासन भी कर पाए। ठीक है, चलो। अब जैसे ही ये चीजें क्लियर होंगी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज देखो। जैसे ही ये चीजें क्लियर होती हैं, नेक्स्ट पेज समझो। तो 1765 में बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। गवर्नर इन बंगाल। और जिस गवर्नर की नियुक्ति बंगाल में की जाती है उस व्यक्ति का नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अब यहां आके थोड़ा सा मैपिंग समझ लीजिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इंडिया का मैप बताता हूं। जो बच्चे पहली बार समझ रहे हैं मैं बता दूं भाई, मेरे मैप को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, अगर कोई बच्चा पहली बार देख के ये कहता है सर इतनी तेज कैसे बना देते हो, तो बता दूं भाई मेरे मैप को जीआई टैग मिल रखा है कि मेरे जैसा मैप कोई नहीं बना सकता। एकदम जीआई टैग वाला मैप है मेरा। बाकी छात्र तो जानते ही होंगे, लेकिन जबकि बात कर रहा हूं मैं 1765 की, उस दौरान इंडिया का मैप कुछ ठीक है इस प्रकार का दिखता था। ठीक है, यहां म्यांमार भी हमारा हिस्सा था। ये 1765 की बात है क्योंकि उस समय इंडिया के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हुआ क्या है 1765 में आप देखेंगे ब्रिटेन का प्रभाव इन 3 जगह पर था। ठीक है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, ठीक है, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। ठीक है, तीसरा स्थान। अब ये 3 स्थान मैंने क्यों बना दिए हैं उसकी भी कहानी समझ लो। क्योंकि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। 3 प्रेसिडेंसी थी। 3 प्रेसिडेंसी थी भारत में। 3 प्रेसिडेंसी थी किस चीज की? भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। जिन वर द 3 प्रेसिडेंसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया दैट टाइम। कौन कौन सी थी सर जी? सर एक तो थी बंगाल में, एक थी मद्रास में, और जी एक थी बंबई में।
अब यहां पे माहौल ये था कि ये जो इनकी प्रेसिडेंसी है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी है, कहां की? बंगाल प्रेसिडेंसी। और ये बंगाल में क्या करते थे? व्यापार भी कर रहा है और यहाँ पे प्रशासन की भी नींव रख दी है कि यहाँ पे ये व्यापार भी कर रहा है और यहाँ व्यापार के साथ साथ प्रशासन भी। लेकिन वहीं अगर मैं देखूं कि मद्रास जो है मेरे भाई, मद्रास में क्या कर रहा है? मद्रास में ये सिर्फ व्यापार कर रहा है और बंबई में भी सिर्फ क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। हालांकि अगर मैं आपको समझाऊं तो गवर्नर यहां पर भी थे, कि गवर्नर तो यहां पर भी थे, लेकिन यहां पर जो गवर्नर थे उनका काम सिर्फ व्यापार कराना था, इनका काम सिर्फ व्यापार कराना था। ठीक है भाई सब, ये इसमें माहौल बना। अब यहाँ पे माहौल को समझो और ज्यादा, माहौल को समझ रहे हैं? ठीक है सर। तो यहाँ रॉबर्ट क्लाइव बनता है बंगाल का नवाब। तो 1765 में सबसे पहली बात तो वो क्या करता है कि बंगाल में 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा घोषणा की जाती है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है, द्वैध शासन शुरू किया जाता है। अब ये द्वैध शासन किसको बोलते हैं? डायआर्की। द्वैध शासन किसको बोलते हैं? डायआर्की को बोलते हैं। अब ये डायआर्की का मतलब क्या होता है? मतलब एक ही व्यक्ति के ऊपर जब दो शासक शासन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर डायआर्की चलती है आज की डेट में, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो यूपी से बिलोंग करने की वजह से मेरे ऊपर सीएम का भी अधिकार है, मैं सीएम को भी टैक्स देता हूं, यानी चीफ मिनिस्टर, राज्य सरकार जो है उनको भी टैक्स देता हूं। इसके अलावा मैं केंद्र को भी टैक्स देता हूं, यानी मेरे ऊपर किन दो लोगों का शासन चल रहा है? केंद्र का भी और राज्य का भी। सेम इसी प्रकार से वहां डायआर्की शुरू की गई। लेकिन डायआर्की का यहाँ पे लेवल क्या था कि यहाँ पर जो द्वैध शासन शुरू किया गया है, बंगाल के नवाब, एक तो हो जाएगा बंगाल का गवर्नर, और मेरे भाई एक हो जाएगा बंगाल का नवाब, तो होगा क्या कि बंगाल का जो गवर्नर है इसके पास सभी दीवानी मामले हैं, राजस्व के मामले हैं, राजस्व, दीवानी यानी राजस्व मामले, दीवानी यानी राजस्व, पैसे वाले जितने भी मामले हैं वो सारे, यानी जितने भी रेवेन्यू रिलेटेड मामले हैं वो इसके पास है। रेवेन्यू वाले सभी मामले इसके पास हैं। लेकिन बंगाल का जो नवाब है इसके पास क्या? फौजदारी मामले हैं, इसके पास फौजदारी मामले हैं, यानी जितने भी इसके सिविल मामले, सिविल या क्रिमिनल केसेस इसके पास। तो अब क्या होगा? जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा वो कौन करेगा? टैक्स कलेक्शन, जितना भी टैक्स कलेक्शन होके पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा सर? बंगाल के गवर्नर के पास। अच्छा, बंगाल का जो नवाब है वो भी कुछ टैक्स जो है वो भी बंगाल के नवाब को भेजता है। तो ऐसी स्थिति में बंगाल के गवर्नर के पास बहुत सारा पैसा पहुंचा। और बंगाल का गवर्नर किसके लिए काम कर रहा है सर? ये बंगाल का जो गवर्नर है यह ईस्ट इंडिया कंपनी का मुजाहिदीन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति है। ठीक है, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति है, क्योंकि ये कौन है आखिरकार सर? है तो ये रॉबर्ट क्लाइव। कौन है सर? ये रॉबर्ट क्लाइव ही तो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति है, रॉबर्ट क्लाइव है ये। ठीक है सर जी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव के पास बहुत पैसा पहुंचा। तो क्या ये रॉबर्ट क्लाइव का था? नहीं सर। किसके पास पैसा पहुंचा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत पैसा पहुंचा। तो यहां पे आप लिखेंगे 1765 से लेकर और 1772 का समय, इस समय में बंगाल पर पूरी तरीके से लूट खसोट हुई, या फिर आप कह सकते हैं कि 1765 से लेकर 72 के बीच में बंगाल के लोगों का खूब शोषण हुआ, अब शोषण का मतलब क्या है? देखो मेरे भाई, अगर कोई भी बंगाल के नवाब के पास फौजदारी मामले को लेकर जाता था तो बंगाल का नवाब उनसे टैक्स लेता था। हालांकि वो टैक्स घुमा फिरा के जा गवर्नर के पास ही रहा था, लेकिन नवाब भी ले रहा था, गवर्नर भी ले रहा था, तो बहुत पैसा जा रहा था लोगों का। ठीक है, लोगों का शोषण हुआ। इस कारण से इस काम को हम क्या बोलते हैं? लूट पीरियड ऑफ इंडिया। इसको लूट पीरियड ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लूट पीरियड ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। इस कारण से इसको लूट पीरियड ऑफ इंडिया, यानी भारत में लूट काल बोलते हैं। भारत में किस नाम से जाना जाता है? लूट काल के नाम से जाना जाता है। भारत में लूट काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, जो समझ में आ जाए नोट कर लेना, और नोट कर लो तो मुझे बता देना। हाँ बेटा विष्णु, ये वही बैच है।
सॉरी फॉर बीइंग लेट, इजी ऑन इट प्रवीण, आपको सॉरी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? अभी आयुष कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। ठीक है, नोटेड। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है देखो, अब जब ये सब मैटर हो जाता है तो मैं बताता हूं कि 1765 से लेके 72 के समय के बीच में, 1765 से लेके 72 के समय के बीच में, इस काल में, इस काल में, इस काल में इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी अधिक फायदा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी अधिक फायदा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी फायदा हुआ, काफी मुनाफा हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ, काफी मुनाफा हुआ। लेकिन ब्रिटिशर्स को, लेकिन ब्रिटिशर्स को, लेकिन एक मिनट बेटा, ठीक है भाई, चलो। तो अब यहां पे क्या है, 1765 से लेकर 72 इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी मुनाफा हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार को, लेकिन ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सरकार को अपेक्षित फायदा नहीं हुआ। अपेक्षित फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। अब ब्रिटिश सरकार को अपेक्षित फायदा नहीं हुआ, जितना उन्होंने सोचा था इतना नहीं मिला उनको। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या था? ठीक है, ब्रिटिश सरकार को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ। इसके पीछे का रीजन बता सकते हो कि उनको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ना होने के पीछे का रीजन है क्योंकि कंपनी के कर्मचारी अपनी इंडिविजुअल कार्य पर मेहनत ज्यादा कर रहे थे। इसके पीछे का रीजन है कि कंपनी के कर्मचारियों ने, क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार था। कंपनी के कर्मचारियों में, कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार। कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार था, ये था मेन रीजन। ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट बेटा। सर का कॉल था, तो कोई गैस किस सर का कॉल होगा? हिंट दे देता हूं कि जिनकी बेसिकली,
ठीक है, अब बताइए किस सर का कॉल था। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं हुआ, रीजन क्या था, कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार था। दैट वाज द करप्शन इन द पीपल ऑफ द कंपनी और द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी वर सफरिंग फ्रॉम लार्ज लेवल ऑफ करप्शन, सफरिंग फ्रॉम द लार्ज लेवल ऑफ करप्शन। बहुत ज्यादा करप्शन था कंपनी के अंदर। तो इस चीज से निपटने के लिए, इस चीज के निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम, ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम, ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम, जो उस समय, तत्कालीन का मतलब होता है जो उस समय पीएम थे। तत्कालीन पीएम कौन थे? ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम कौन थे मेरे भाई? ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम थे आपके लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक समिति बनाई गई। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक समिति के द्वारा एक समिति बनाई गई, एक समिति बनाई गई। समिति बहुत ज्यादा सीक्रेट थी, गुप्त समिति थी, बहुत ज्यादा, मतलब किसी को पता ना लगे, गुप्त समिति थी। या कह लीजिए कि गुप्त समिति यानी सीक्रेट कमीशन इसको बोला गया, सीक्रेट कमीशन इसको बोला गया, गुप्त समिति या सीक्रेट कमीशन इसको बोला गया। इसका गठन हो जाता भाई साहब, और गुप्त समिति तैयार करती है भारत के लिए, और गुप्त समिति इसके द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की नींव रखी जाती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की रूपरेखा तैयार की जाती है कि रेगुलेटिंग एक्ट की रूपरेखा तैयार की जाती है, रूपरेखा तैयार की जाती है, रूपरेखा तैयार की जाती है। ठीक है, चलिए। इंडिविजुअल वर्क कर रहे थे, जी हाँ, कंपनी के कर्मचारी में भ्रष्टाचार फैल रहा था, इंडिविजुअल काम कर रहे थे। अरुण सर का था, बिल्कुल भाई, पलक अरुण सर का ही था। ठीक है, अरुण सर रीजनिंग का कॉल था, बिल्कुल। तो इसके द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की रूपरेखा तैयार की गई। तो इस कारण से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में आया। उम्मीद है कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी कि आखिरकार क्यों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में आया। अब रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है, तो अब देख लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट का क्या क्या प्रभाव भारत के ऊपर देखने को मिला। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट इन इंडिया? रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के अंदर क्या कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा? आर यू रेडी गाइज? गाइज यार गाइज शब्द कितना अजीब सा लगा ना, मुझे तो लगता है भाई। चलो, अब हम बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 और रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, विनियामक अधिनियम, विनियामक अधिनियम, विनियामक अधिनियम, विनियामक अधिनियम। ठीक है, विनियामक अधिनियम। अब विनियामक अधिनियम के अंदर सबसे ज्यादा जो चीजें होती है उसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे तो दो तीन स्तरों पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप देखिए प्रशासनिक परिवर्तन, उसके बाद न्यायिक परिवर्तन, और उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर भ्रष्टाचार परिवर्तन। सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन हुए। प्रशासनिक परिवर्तन, देखो जी, प्रशासनिक परिवर्तन के नाम पर अगर आप समझेंगे, प्रशासनिक परिवर्तन के नाम पर अगर आप इसको समझेंगे, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, प्रशासनिक परिवर्तन को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसको बोला जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसको बोला जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रशासनिक परिवर्तन या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आप देखिए, और इसमें आपको क्या चीज देखने को मिलती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंदर? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलती है कि होता यह है कि बंगाल में, बंगाल के एक नया पद बनाया जाता है, बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाता है, बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया।
ठीक है, बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलो तो और क्या किया जाएगा, लिख देता हूं, पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल was abolished, यानी बंगाल के गवर्नर का पद जो है समाप्त कर दिया जाता है और एक नया पद बनाया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, का पद बनाया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। एक पोस्ट क्रिएट की जाती है बंगाल के गवर्नर जनरल की, बंगाल के गवर्नर जनरल की एक पोस्ट क्रिएट की जाती है। ठीक है, और इस पद पर जो पहला व्यक्ति बैठता है, इस पद पर जो पहला व्यक्ति बैठता है, वो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। वो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है, वॉरेन हेस्टिंग। नाम ध्यान से समझना, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग पद पर बैठ गया, जी हाँ। कोई दिक्कत भी हुई? नहीं सर, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, मजा आ गया। अच्छा, अब जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग पद पर बैठ गया है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनके, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनके, इसके अलावा एक और चीज आप समझिए कि बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे का सबॉर्डिनेट, मतलब मद्रास और बॉम्बे को सबॉर्डिनेट किया जाता है बंगाल के। मैं बता देता हूं, मद्रास और बंबई को, मद्रास और बंबई के गवर्नर को, मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, के अधीन किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, याद रखना। ठीक है, याद रखना। सबॉर्डिनेट बोलते हैं इसको। द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर सबॉर्डिनेटेड टू बंगाल गवर्नर जनरल, ऐसा बोलते हैं बेटा। ठीक है, चलो ये दो तीन कार्य हुए, एक चौथा कार्य लिखो, इसी के अंदर आएगा चौथा कार्य भी। फोर्थ कार्य क्या, एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद क्या इसको बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म की गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म की गई, वाज फॉर्म्ड। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कार्य होता है, कोई भी अगर कानून इनके पास आएगा, उस कानून को ये लागू करवा देंगे। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कितने मेंबर थे, 4 सदस्य हैं जो इसके अंदर डाले गए हैं। ठीक है भाई साहब, तो इस लेवल पर ये काम किया गया। ठीक है, 4 सदस्य हैं जो इसके अंदर रहेंगे। तो ये माहौल बन गया है पूरी तरीके से। ये था प्रशासनिक परिवर्तन, जो भी चीज मैंने आपको इधर बताई। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अगला, प्रशासनिक परिवर्तन के बाद आपको अगला देखने को मिलेगा न्यायिक परिवर्तन। न्यायिक परिवर्तन, ठीक है, न्यायिक परिवर्तन को बोलते हैं जस्टिस रिफॉर्म। न्यायिक परिवर्तन, न्यायिक सुधार आप बोल लीजिए, जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशियल रिफॉर्म के नाम पर कुछ भी नहीं है। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा बस। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कहां बनेगा, कलकत्ता में। कहां बनेगा, कलकत्ता में। कहां बनेगा भाई साहब, कलकत्ता में बनेगा। 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली बनना है, ये कहां बनेगा, कलकत्ता में बनेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, एक दो चीजें और हैं जो समझने को आपको थोड़ी देखने को मिलेंगी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगी, समझो जरा। वो मैं यहां लिख रहा हूं कि इसके अंदर जजेस कितने थे, इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज कितने थे, जज। सर इसके अंदर एक प्रमुख जज है और बाकी अन्य जो है तीन ऐसे ही हैं, साधारण है। एक प्रमुख, एक यानी एक मुख्य जज है और बाकी अन्य तीन अन्य है। जो मुख्य जज है उसका नाम है इलीजा इम्पे। जो मुख्य जज है उसका नाम क्या, इलीजा इम्पे। इलीजा इम्पे नाम है इसका। और जो अन्य जज हैं उनका नाम है लिमेस्टर, लिमेस्टर, हाइव और चैम्बर्स। लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स, ये तीन आपको देखने को मिल जाएंगे, लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। ठीक है, चलिए, तीन व्यक्ति आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। तो ये कौन, तीन व्यक्ति इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर ये तो आपने पहले पढ़ा दिया। बेटा वो आपने वीओडी में पढ़ा है, वीडियो ऑन डिमांड में पढ़ा है, मैं अब लाइव पढ़ा रहा हूं। पहले वीओडी आपने देख लिया होगा मेरा। ठीक है, दिस इज लाइव क्लास, कंप्लीटली लाइव। ठीक है, निश्चिंत रहो। तो ये चीज आपको यहां देखने को मिलेगी, तो इसको न्यायिक सुधार बोल लेंगे। ये जो चीज है ये आपके जो है आपके प्रशासनिक परिवर्तन है। न्यायिक सुधार को ब्लॉब में बंद कर लेते हैं एक में, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, एक ब्लॉब में बंद कर लेते हैं। अरे बाप रे, ठीक है। तो ये न्यायिक सुधार है आपके जितने भी यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर बंद है। ठीक है भाई, ये आपके न्यायिक सुधार हो गए, ये आपके प्रशासनिक परिवर्तन है। ठीक है, लिमेस्टर है, लिमेस्टर ही तो लिखा बेटा, लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स, तीन लिखे हैं। लिमेस्टर है, लिमेस्टर, लिमेस्टर लिखा है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी परिवर्तन किए गए। इसके अलावा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए परिवर्तन किए गए, रोकने के लिए परिवर्तन किए गए, के लिए परिवर्तन किए गए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए परिवर्तन किए गए। अब भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो परिवर्तन किए गए हैं उसको समझ लीजिए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो परिवर्तन किए गए हैं उसको भी समझ लीजिए। वो परिवर्तन ये है कि कर्मचारियों पर रोक लगाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर रोक लगाई गई, चारियों पर रोक लगाई गई। रोक क्या लगाई गई, पहली तो निजी व्यापार पर रोक लगा दी, कोई भी इंडिविजुअल ट्रेड नहीं करेगा, निजी व्यापार, इंडिविजुअल ट्रेड नहीं करेगा कोई भी, इंडिविजुअल ट्रेड, कोई भी इंडिविजुअल ट्रेड नहीं करेगा। नो वन इज अलाउड टू डू द इंडिविजुअल ट्रेड, यानी कोई भी इंडिविजुअल ट्रेड की जिम्मेदारी किसी को भी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध, गिफ्ट पर प्रतिबंध, गिफ्ट पर प्रतिबंध। ये ब्राइब टेकिंग पर रोक लगाई गई, ब्राइब, ब्राइब टेकिंग पर रोक लगाई गई है। रिश्वत पर रोक, रिश्वत पर रोक लगाई गई। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस थे, जैसे इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने साफ किया, ब्रिटिश सरकार ने साफ किया, नहीं यह है साफ कर दिया, कि व्यापार का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी का है, कि व्यापार का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी का है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है। लेकिन प्रशासन सीधे तौर पर ब्रिटिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार का है, लेकिन प्रशासन सीधे तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, ब्रिटिश सरकार का है, सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार का है, ब्रिटिश सरकार का है। क्या बताया मैंने, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह साफ कर दिया कि व्यापार का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी का है, लेकिन प्रशासन सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार कर रही है। और इसमें यह भी क्लियर किया गया था कि ब्रिटिश सरकार
समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर मूल्यांकन करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों का मूल्यांकन करेगी, कार्यों का मूल्यांकन करेगी, मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन करेगी, इवैल्यूएशन करेगी कि सही कर रही है या नहीं। इवैल्यूएशन करेगी कि काम ठीक कर रही है या नहीं कर रही है। इवैल्यूएशन को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन को सर, इवैल्यूएशन यानी सही समय पर कार्य कर रही है नहीं कर रही है, उसको बोलते हैं असेसमेंट करना। ठीक है, याद रखना। और समय समय कितना समय दिया गया था इसमें? 20 ईयर्स बोला था कि प्रत्येक 20 वर्ष के बाद हम देखेंगे कि आप सही कार्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अच्छा, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानी विनियामक अधिनियम में देखने को मिले। इसके बाद आपका अगला एक्ट आएगा 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संशोधनात्मक अधिनियम 1781। आज की क्लास और ये सफर आज यहीं तक रहेगा। कैसी लगी आज की क्लास बताइए। आयुष का कहना सर आपसे एक डायरेक्शन चाहिए, बताइए भाई आयुष। डाउट सेशन की शुरुआत होती है, यलगार हो, बताइए डाउट सेशन में किस किस को दिक्कत है। क्या हमें किसी को किसी के पास्ट से जज करना चाहिए? बेहद संगीन सवाल पूछ लिया आयुष आपने। हमें किसी को किसी के पास्ट से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पास्ट को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। ठीक है, याद रखना। सर आपके पढ़ाने के तरीके से नोट्स अच्छे से रेडी हो जाएंगे, लेकिन इन सबको याद कैसे करें? बाय द प्रैक्टिस। T2 प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। आराध्या सर, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ये वाला बैच परचेज करना चाह रहा है, कर सकता है क्या? हाँ भाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप बहुत फास्ट हो गए हो। अरे भाई फास्ट नहीं हूं मैं, नॉर्मल हूं। ये तो अभी मेरा नॉर्मल देखा है आपने, मेरा फास्ट नहीं देखा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1718 में यही था, अभी तो पढ़ाया नहीं है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कल पढ़ाऊंगा पुनीत। पॉलिटी बहुत इजी लग रही है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो देखना जलवा है अभी तो। सर सीरियल समझ नहीं आता, सबको सीरियल में बताया हो मैंने। ठीक है चलिए, देखो आयुष याद रखना, किसी के पास्ट से जज भले ही मत करो, लेकिन उसके पास्ट को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना। जगत कह रहा है सर यू आर बेस्ट, थैंक यू भाई जगत। सर आपका हैंड रिटन नोट्स कब मिलेगा? यार सुमन मैं बता दूं यार, मैं अब नहीं लिखता, मतलब लिखता हूं तो वो राइटिंग यार तुम्हें समझ में नहीं आएगी। और मैं वैसे भी इंग्लिश में लिखता हूं, यहाँ पे तो मैं हिंदी में लिखता हूँ, लेकिन नोटबुक पे मैं इंग्लिश में तेज लिखना होता है, तो मैं नोटबुक में हिंदी में लिखता हूँ और इंग्लिश में लिखता हूँ। हालांकि किसी और बच्चे ने जिसने मेरे बैच में से देखकर लिखा है, वो नोट्स मैं अपलोड करा दूंगा एक हफ्ते में। थैंक यू भाई जगत, आपका बहुत बहुत आभार। विवेक कह रहा है सर पेपर को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा है। निश्चिंत रहिए विवेक, अगर आज परिस्थिति आपके विपरीत है तो कल आपके साथ भी होगी। ठीक है, हार नहीं माननी है आपको बिल्कुल भी। सर दीवानी राइट शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। हाँ भाई, दीवानी राइट शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे, बदले में 27 लाख रुपए भी दिए थे। वो कंपनसेशन दिया था युद्ध का। ठीक है, 27 लाख रुपए कंपनसेशन भी दिया था। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, मान जाओ। फिर जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे मुझसे तो फिर क्या है, तब मजा नहीं लेना क्या मॉडर्न हिस्ट्री में? धुआं धुआं कर देना है मॉडर्न हिस्ट्री में। सर इंग्लिश को ठीक कैसे करें? इंग्लिश में सुबह शाम इस पर दंड बैठक लगवाओ। पास्ट को याद रखकर वर्तमान और भविष्य में उन गलतियों को ना करें। बिल्कुल ठाकुर, बेहतरीन। क्या ये दोनों ही प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए बेस्ट है? हाँ, अगर आप वनडे एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो प्री और मेंस दोनों के लिए एक है। ठीक है, आप इवन इससे अगर किसी के एग्जाम का, स्टेट का एग्जाम है किसी का, स्टेट सिविल है किसी का, तो वो प्री दे सकता है इससे। ठीक है भाई, एएलपी का एग्जाम अगस्त सितंबर में हो जाएगा, उम्मीद तो है भाई हिमांशु। वी वांट एक्सप्लेनेशन, राणा जी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का ये है मेरे भाई, आप वीकली रिवीजन करो। जितनी भी चीज मैं आपको पूरे हफ्ते में पढ़ाता हूँ, सैटरडे संडे ऑफ रहता है मेरा, उस दिन आप रिवीजन करो बढ़िया तरीके से। अच्छा दूसरी चीज ये कि अगर आपको कोई डाउट आता है, आप यहां नहीं बता पा रहे हो, या फिर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो क्लास को, बाद में आपको डाउट आ रहा है, इन दैट केस यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम jeetrana.77, उसकी आईडी, आप वहां जा सकते हैं। तो सारे ईयर याद नहीं होते, थोड़े मुश्किल है, धीरे धीरे हो जाएंगे। ठाकुर कर रहा है मैं पहली बार क्वालिटी पढ़ रहा हूं। अभी देखना
अगर आप सच में पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं, तो जब कोई और आपको पढ़ा रहा होगा, इन केस अगर आपको जरूरत पड़ी, जबकि चांसेस इसके 1% है बस, तो आप उसको बच्चा कहेंगे। ठीक है, अच्छा लगा मुझे आप लोग यहाँ आए, और कल मिलूंगा मैं आपसे, ठीक है। अब थोड़ा सा काम है, कल काम कर लेता हूँ। सी यू टुमारो। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार। सी यू टुमारो। सावधान, सुरक्षित। जय हिंद।